हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम फुल ऑन जोश में होंगे और आज कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि शेक्सपियर ने ऑटम को बुढ़ापे और दुख के साथ जोड़ा था, पर आज हम जिस पोइट की बात करने वाले हैं उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। दोस्तों, जॉन कीट्स कोई आम पोइट नहीं थे। उनका एक ही मानना था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कीट्स रोमांटिक मूवमेंट के एक ऐसे हीरो थे जो किस्मत से थोड़ा सा जल्दी चले गए, पर पीछे जो लिटरेचर छोड़ा है वो कमाल है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का पोम, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम, या इनको हम टू ऑटम भी बोलते हैं। तो दो एक ही है, ओड टू ऑटम जो है, टू ऑटम भी वही है। इनकी जो पोइट्री है ना, वो सिर्फ आंखों से नहीं पढ़ी जाती, फील की जाती है। जब हम ये पोएम पढ़ेंगे तो आपको एप्पल्स की मिठास और ठंडी हवा की सनसनाहट खुद ब खुद महसूस होगी। जॉन कीट्स सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर थे। इस ग्रुप में बायरन और पीबी शेले भी आते हैं। ये पोइट्स फर्स्ट जनरेशन यानी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के बाद आए और ज़्यादा इंडिविजुअल इमोशन, ब्यूटी, इमेजिनेशन और मैच्योरिटी पर फोकस करते थे। जॉन कीट्स फेमस थे क्योंकि इनका जो सेंसरी इमेजरी था वो बहुत पावरफुल था। वो हमारा 5 सेंसेस में हिट करते थे। वो हो गया हमारा साइट मतलब देखना, स्मेल, टेस्ट, टच एंड साउंड। कीट्स अपनी सेंसरी इमेजरी के लिए बहुत मशहूर थे। उनकी पोएट्री पढ़ते वक्त आपको चीज़ें सिर्फ दिखती नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। ये पोएम 19 सितंबर 1819 के अराउंड लिखी गई थी। कीट्स विंचेस्टर में थे और एक कंट्री साइड वॉक के बाद उन्होंने ऑटम के हार्वेस्ट सीजन को ऑब्जर्व किया और लिख डाला ये खूबसूरत पोएम। तो हम बोलेंगे इस पोएम का इंस्पिरेशन जो है वो है एक कंट्री साइड वॉक ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, क्योंकि ये हार्वेस्ट सीजन को देखकर ही उन्होंने इंस्पायर हुआ था और उसके बाद उन्होंने लिखे थे ये पोएम। ये उनकी ग्रेट ओड्स की सीरीज में सबसे आखिरी और सबसे परफेक्ट पोएम मानी जाती है। कीट्स की पोएम टू ऑटम की तीनों स्टैंजाज यानी 11 लाइन से बनी हुई 3 स्टैंजाज है और हर स्टैंजा की राइम स्कीम थोड़ी सी यूनिक है। पहली स्टैंजा में राइम स्कीम जनरली आता है ABAB, CDE, DCCE, और उनका जो थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड जो स्टैंजाज है वो इस राइम स्कीम पे जाती है और वैरी भी करती है। वो क्या है? ABAB, CDE, CDDE। तो ये बेसिक लेवल में आपको याद करना होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका पहला जो ABAB राइम स्कीम है वो मैच करता है शेक्सपियरियन सोनेट का जो राइम स्कीम है उसी से। अगर आपने सोनेट 73 पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा शेक्सपियरियन सोनेट या कोई भी सोनेट जो शेक्सपियर ने लिखा है या शेक्सपियरियन सोनेट है, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि शेक्सपियरियन सोनेट का भी शुरुआत कुछ ऐसा ही होता है, ABAB, है ना। तो इसी से हम सोच सकते हैं कि जॉन कीट्स ने इंस्पायर्ड हुए होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम समझ लेते हैं ये ओड क्या है। तो चलिए पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं ये ओड क्या है। An ode is a type of lyrical poetry that is written in praise of a person, an object or a natural phenomenon. ओड एक ऐसी पोएम होती है जो किसी खास इंसान, चीज या सीजन की तारीफ यानी प्रेज में लिखी जाती है। कीट्स यहाँ ऑटम को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह देख रहे हैं जो हमें बहुत सारी निमतें या ब्लेसिंग्स देता है। अगर आपको लिरिकल पोएट्री के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ओड को समझ लेना काफ़ी होगा पोएम समझने के लिए। लाइन बाय लाइन इसका DNA चेक कर लेते हैं। स्टैंजा फर्स्ट, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। यहाँ कीट्स ने ऑटम को सीजन ऑफ मिस्ट क्यों कहा? क्योंकि मौसम में सुबह सुबह मतलब ऑटम सीजन में सुबह सुबह हल्की सी धुंध यानी फॉग छाई रहती है, और मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब है कि वो टाइम है जब सब्जियों और फल पूरी तरह पक कर मीठे हो चुके हैं। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब ध्यान दीजिए, ऑटम और सूरज यानी सन
बॉसम फ्रेंड्स है, यानी पक्के यार है। यहाँ सूरज को मैच्योरिंग कहा गया है क्योंकि इस सीजन में सूरज की गर्मी और ब्राइटनेस भी मैच्योर यानी इंटेंस होती है, जो फलों को पकाने के लिए बहुत जरूरी है। Conspiring with him how to load and bless। यहाँ him का मतलब हो गया सन। ऑटम और सन मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश कर रहे हैं। वेट, साजिश किस बात की? ये दोनों मिलकर प्लान बना रहे हैं कि कैसे हर पेड़ को फल से इतना भर दिया जाए कि वो झुक जाए। With fruit the vines that around the thatch eaves run। वो प्लान बना रहे हैं कि कैसे हर जगह फलों को लोड और ब्लेस कर दे। वाइन्स क्या होती है? अंगूर या बेलों वाली जो प्लांट है वो घर की छत यानी थैच ईव्स के चारों तरफ घूमकर ऊपर उठ जाती है। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। इमेजिन कीजिए पुराने कॉटेज के बाहर एप्पल के पेड़ है जिन पर मॉस यानी काई जमी हुई है। वो पेड़ फलों से अब बेंड हो रही है। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। कीट्स कह रहे हैं कि मिठास सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, टू द कोर यानी फ्रूट के एकदम सेंटर तक भरी होनी चाहिए। मतलब 0% कच्चापन बिल्कुल नहीं रहेगा। टू स्वेल द गोड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स। स्वेल द गोड इसका मतलब है ऑटम कद्दू को यानी पंपकिन और गोड जैसे वेजिटेबल्स को साइज में बढ़ा और भरी कर देता है। प्लम द हेजल शेल्स क्या है? हेजल एक टाइप का नट होता है जिसके शेल के अंदर कर्नल या आप बोल सकते हो गुड़ा या सीड रहता है। ऑटम उस कर्नल को इतना प्लम्प यानी मोटा और रसीला कर देता है कि वो शेल के अंदर पूरा ठीक से फिट हो जाए। तो ये रही बात विद अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। अब देखिए ऑटम अभी भी नहीं रुक रहा है, वो सेट बडिंग मोर इसका मतलब क्या है? वो नई फूलों की कलियों खिला रहा है ताकि सिलसिला चलता रहे। तो ये जो फ्यूचर वाली फ्रूट्स है और फ्लावर्स है, मतलब जिस फ्लावर से फ्रूट्स होगा, इसका जो सिलसिला है इसके लिए ऑटम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज until they think warm days will never cease। ऑटम लेटर फ्लावर्स यानी देर से खिलने वाले फूल, मतलब जो फूल फ्यूचर में खिलेंगे वो पैदा कर रहे हैं किसके लिए या किन के लिए? मधुमक्खियों के लिए। बीज इतने खुश है और इतनी बिजी है कि उन्हें लगता है वार्म डेज विल नेवर सीज यानी गर्मी के सुहाने दिन कभी खत्म नहीं होंगे। पर क्यों? क्योंकि समर ने पहले से ही उनके क्लैमी सेल्स यानी हनी कॉम्ब्स को ओवरब्रिम्ड यानी किनारों तक शहद से भर दिया है। लास्ट लाइन देखिए, फॉर समर हैज ओवरब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। क्लैमी सेल्स का मतलब क्या होता है? क्लैमी सेल्स हनी कॉम्ब्स या शहद के जो छत्ते हैं वो होते हैं, मतलब छोटे छोटे हेक्सागोनल शेप्स में जो कंपार्टमेंट्स रहते हैं जहां पर बीज शहद स्टोर करती है वो बोलते हैं सेल्स, और वो सेल्स अब क्लैमी हो चुका है। क्लैमी का मतलब है स्टिकी यानी मॉइस्ट या चिपचिपा। नेचर इतना ज्यादा दे रही है कि स्टोरेज अब फुल हो रही है। बीज इसी डेल्यूशन या बोल सकते हो भ्रम में है कि ये अबंडेंस कभी खत्म नहीं होगी। ये ऑटम की एक्सट्रीम रिचनेस को दिखाने का कीट्स का एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल तरीका है। दोस्तों अब स्टैंजा सेकंड में कीट्स हमें एक सीक्रेट बताते हैं। वो ऑटम से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। Who hath not seen thee oft amid thy store? कीट्स पूछते हैं तुम्हें किसने नहीं देखा। यहाँ पर एक्चुअली कीट्स क्या करते हैं? कीट्स ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई कर देता है। मतलब कीट्स यहाँ पर ऑटम को एक वुमेन बना दिया है और ऑटम के अंदर उन्होंने एक पर्सन का क्वालिटी इनपुट किया है। इसीलिए हम इस लिटरेरी डिवाइस को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, जहां पर आप एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हो। लिविंग थिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो जब आप एक नॉन लिविंग थिंग में डाल देते हो वो हो जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। और ऑटम है एक नॉन लिविंग थिंग, मतलब एक सीजन है, और वुमेन
is a person. So he is putting the characteristics of a woman in autumn, therefore he is personifying autumn. है ना? तो कीट्स पूछते हैं तुम्हें किसने नहीं देखा? Who hath not seen thee? Thee मतलब you. Often मतलब oft मतलब often और amid मतलब amidst मतलब तुम यही स्टोर में हो, ये कौन नहीं देखा? मतलब तुम्हें किसने नहीं देखा? अक्सर तुम कहाँ मिलती हो? ग्रैनरी में, मतलब अनाज के गोदाम के बीच, वही तुम्हारा ठिकाना है। तो अमिड दाई स्टोर मतलब ये तुम्हारा स्टोर है और इस स्टोर के अंदर तुम अक्सर मिलती हो। Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor. लोग तुम्हें दूर दूर तक तलाश करते हैं, पर तुम उन्हें कहाँ मिलती हो? इसी स्टोर हाउस के फ्लोर पर एकदम केयरलेसली मतलब बेफिक्र बैठी हुई। मतलब तुम इसी ग्रैनरी के फ्लोर में केयरलेसली बैठी हुई होती हो और लोग तुमको कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। ये एक बहुत पोएटिक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब अनाज से धूल अलग करने के लिए हवा को यूज करा जाता है, उसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। मतलब ग्रेन्स में जो धूल रहते हैं उसको जब ग्रेन्स से अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। तो वही ठंडी हवा ऑटम के बालों को भी धीरे धीरे उड़ा रही है, जिससे बालों की एक एक स्ट्रैंड अलग हो रही है। दाई हेयर मतलब तुम्हारा हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, क्या हल्के हल्के से लिफ्ट हो रहा है, किसके दौरान? ये विनोइंग विंड के लिए। और ऑन अ हाफ रीप्ड फुरो साउंड अस्लीप। फुरो क्या होता है? जब खेत को जोता जाता है तो मिट्टी में जो लंबी लंबी लाइंस बनती है उसे कहते हैं फुरो। ऑटम वहां गहरी नींद में है, लेकिन खेत अभी हाफ रिप्ड है, यानी आधा ही कटा है। मतलब उन्होंने काम पूरा कंप्लीट नहीं किया। किसने? ऑटम ने। जो अब एक वुमन है वो अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, वो अब लेटी हुई है, शी इज अस्लीप। लेकिन क्यों वो सो गई? ड्राउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। वहां पॉपीज यानी अफीम के फूल खिले हैं और उनकी नीली खुशबू ने उसे इंटॉक्सिकेट यानी नशा कर दिया है। किसको? ऑटम को। इसीलिए ऑटम अब सो गई है। वो इतनी गहरी नींद में है कि उसका हुक यानी सिकल वही रुक गया है। While thy hook spares the next swath and all its twined flowers. वो इतनी गहरी नींद में अब आ चुकी है कि उसका जो हुक है, या बोलो जिस सिकल से और धरंती से वो काम कर रही थी, वो भी रुक चुका है। तो इनका नतीजा क्या हुआ? अगली लाइन की फसल और उसमें लिपटे फूल बच गए हैं। Spares the next swath and all its twined flowers. अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली समझे तो यहाँ एक्चुअली कीट्स ने ऑटम को बहुत ही काइंड दिखाए हैं। मतलब वो फसल को और भी वक्त दे रही है ताकि वो कोर तक मैच्योर हो सके। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टेडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। कभी कभी ऑटम एक ग्लीनर की तरह काम करती है। ग्लीनर वो होता है जो खेत में बिखरी हुई फसल को गैदर करता है और गठरी या बंडल बना देता है। तो ऑटम क्या कर रही है? वो अपने सर पर बोझ लेकर, लैडन मतलब होता है जो कुछ भी हेविली लोडेड है ना? तो यहाँ पर ऑटम का हेड जो है, हेड के ऊपर बहुत सारे ग्रेन्स, फसल, ये सभी वो कैरी कर रही है। माथे पर जो इतने सारे चीज है उसको लेकर भी तुम बहुत ही शांति से ब्रुक यानी एक छोटी सी नदी क्रॉस कर रही हो, एकदम स्टेडी, धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाए हुए। और बाय अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक दाउ वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स। आखिर में वो एक साइडर प्रेस यानी जूस निकलने वाली जो मशीन होता है उसके पास खड़ी है।
वो वहां पेशेंटली मतलब सब्र से घंटों तक एप्पल जूस की आखिरी बूंदों को टपकते हुए देख रही है। इस स्टैंजा को पढ़ने से पहले हम जान चुके हैं कि कीट्स ऑटम को पर्सोनिफाई किया है और अब कीट्स ऑटम से बात कर रहा है, इसीलिए उन्होंने दाओ और दाई यूज किया है। स्टैंजा 3 शुरू होता है एक इमोशनल सवाल से। कीट्स पूछते हैं वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। सब लोग स्प्रिंग की तारीफ करते हैं बिकॉज हमें पता है कि स्प्रिंग ही सबसे ब्यूटीफुल सीजन है। तो ये सेम बात कीट्स पूछ रहा है कि स्प्रिंग के सॉन्ग्स कहाँ गए। थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। फिर पोएट खुद ही जवाब देता है कि स्प्रिंग के बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटम के पास अपना खुद का म्यूजिक है। उसका जो इनहेरेंट म्यूजिक है वो भी बहुत बहुत सुंदर है। अब कीट्स ऑटम का ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हैं। While barred clouds bloom the soft dying day। barred clouds वो होते हैं जो लंबी स्ट्रिप्स या लाइन की तरह आसमान में दिखते हैं। जब दिन खत्म हो रहा है मतलब सॉफ्ट डाइंग डे, तो ये बादल सूरज की रोशनी से ब्लूम करते हैं यानी चमक उठते हैं। And touch the stubble plains with rosy hue। और वो रोशनी नीचे कहाँ गिरती है? स्टबल प्लेन्स पर। स्टबल का मतलब है खेत में फसल काटने के बाद जो थोड़े से हिस्से यानी रेमनेंट्स बचे होते हैं वो। सूरज की वो रोजी ह्यू यानी गुलाबी रंग की रोशनी उन खेत के टुकड़ों को भी खूबसूरत बना देती है। Then in a wailful choir the small gnats mourn among the river sallows। अब संगीत शुरू होता है। gnats छोटे छोटे मच्छर जैसे इंसेक्ट्स होते हैं। वो रिवर सैलोज यानी नदी के किनारे जो विलो ट्रीज होते हैं उसके बीच एक वेलफुल क्वायर यानी एक साथ हल्की सी उदास आवाज निकलते हैं, जैसे कोई स्लो क्वायर हो जो दर्द भरी धुन गा रहा हो। Borne aloft or sinking as the light wind lives or dies। कीट्स ने मोर्न को यानी शोक मनाना इसीलिए कहा है क्योंकि दिन खत्म हो रहा है। ये इंसेक्ट्स हवा के साथ कभी ऊपर उठते हैं मतलब बोर्न अलोफ्ट और कभी नीचे गिरते हैं यानी सिंक करते हैं। लगता है जैसे हवा की सांस चल रही हो या रुक रही हो। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बोन। इस लाइन में कीट्स ऑटम के रूरल साउंडस्केप को दिखाता है। फुल ग्रोन लैम्स का मतलब है बड़े हो चुके मेमने या भेड़ों के बच्चे जो अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हिली बॉर्न से सेंस मिलता है पहाड़ी इलाकों के पास बहते छोटे स्ट्रीम्स या ओपन कंट्री साइड का। यहाँ लैम्स जोर जोर से ब्लीड कर रहे हैं मतलब उनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। हेज क्रिकेट्स सिंग। अब कीट्स एक और साउंड इंट्रोड्यूस करता है, हेज क्रिकेट्स। ये छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो हेजेस यानी झाड़ियों के पास रहते हैं। इनकी आवाज लाउड नहीं है, इनकी आवाज है हाई पिच्ड, पतली और हल्की सी आवाज, मतलब ये क्वाइटली बैकग्राउंड में चल रही होती है। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड प्रेस्ड whistles फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। रेड प्रेस्ड एक छोटा बर्ड होता है जिसका सीना लाल होता है रॉबिन जैसा। गार्डन क्रॉफ्ट का मतलब होता है छोटा गार्डन या कल्टीवेटेड फार्मलैंड। ये बर्ड विसल करता है मतलब सीटी जैसी क्लीन और मेलोडियस आवाज एमनेट करता है। इसकी साउंड बिल्कुल हार्श नहीं है बल्कि काम और कंफर्टिंग लगती है। एंड गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काई। स्वैलोज एक खास तरह की बर्ड्स होती है जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑटम के आखिरी दिनों में जब हवा में ठंडक बढ़ने लगती है तो ये बर्ड्स एक साथ मिलके गैदर होने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें माइग्रेट करना है यानी उन्हें वर्म या गर्म देशों की तरफ लंबी उड़ान भरनी है। इनका आसमान में इकट्ठा होना इस बात का साइन है कि ऑटम अब खत्म हो रही है और विंटर यानी सर्दी बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। कीट्स ने यहाँ पर ट्वीट
ट्विटर की बात की है। ये ट्विटर सोशल मीडिया वाली ट्विटर तो है नहीं। इस वर्ड उन्होंने क्यों यूज किया है? क्योंकि ये कोई लाउड या डोमिनेंस वाला गाना नहीं है, बल्कि एक हल्की और कंटिन्यूअस चाचाट है। तो फाइनली अब हमारा पोम हुआ कंप्लीट। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया और चीज़ें क्लियर हो गई है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप शाइनिंग।